और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत गोयल जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और विरमा राम हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत गोयल जी, आप ही के पास आते हुए और सीधा सा सवाल यही कि तीसरे चरण का चुनाव है, किस रूप में आप इस चुनाव को देख रहे हैं, मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए पहले और दूसरे चरण के? देखिए, ये जो तीसरे चरण का मतदान है, जिन 94 सीटों पर हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी 2019 में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में रही है। करीब 73 सीटें तब उनके पास, बीजेपी के पास रही हैं, और करीब 48% वोट शेयरिंग 2019 में बीजेपी को रही थी, जो कि औसत जो एवरेज वोट शेयरिंग है 37%, उससे 11% अधिक रही। अब चूंकि जो अब 2024 की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आज भी बीजेपी की स्थिति उसी तरह से है। कांग्रेस तो बिल्कुल खंड खंड होके बैठी है। इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नजर आता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क है। 2019 में जिस तरह से वोट शेयरिंग बीजेपी की थी, उसमें कुछ कमी शायद हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन चुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। अब वो मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। जिस तरह से वोटर्स की उदासीनता इस बार सामने आई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि अलग अलग जो पार्टीज है वो अलग अलग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम होना, कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। लेकिन वो तो अब जब 4 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 2019 की तुलना में कम जरूर है। ये मैं कह सकता हूँ जी। बिल्कुल, विरमा राम जी का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा दें। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की, जहां आप देख पाएंगे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, और अमित शाह हैं वो भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और गांधीनगर सीट से उम्मीदवार हैं अमित शाह, और आज इसी सीट पर भी चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण में। तो काफ़ी अहम ये चुनाव तीसरे चरण का, क्योंकि जब 2 चरण हमने देखे तो उसमें वोटिंग परसेंटेज हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आया है, जो आप रेशो नज़र आया है पिछले और इस बार के चुनाव में। हमारे साथ विरमा राम जी लगातार बने हुए हैं। विरमा राम जी, आप ही के पास आते हुए, जैसे कि अभी बता रहे हैं, सुना आपने हेमंत गोयल जी को, यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन जो है वो खंड खंड नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? निस्संदेह वेस्ट बंगाल जो गोयल साहब कह रहे थे उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। जैसे आपके वेस्ट बंगाल है, वहां बात नहीं बनी तो वो CPM और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में 2 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है, कर्नाटक में अकेले लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में वैसे ही इतने गुट हैं कि NCP के कई गुट हो गए, शिवसेना के हो गए, कांग्रेस BJP एकजुट है। तो बिल्कुल बल खंड खंड कहना तो ठीक नहीं है। जैसी स्थिति थी इंडी गठबंधन की, जिस दिशा में उनको जाना था उस दिशा में वो शुरू से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन अब उनकी कोशिश है कि वो चुनाव एकजुट तरीके से लड़े, वो कोशिश कर रहे हैं। और जो बात उन्होंने कही खासतौर पे इंडी गठबंधन और खासतौर पे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 4 सीटें मिली थी, जैसा कि गोयल साहब बता रहे थे, 71 सीटें, जो अभी 93 सीटें में से 71 अकेले बीजेपी ने जीती थी, तो 4 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि कर्नाटक में उनको कुछ सीटें मिल जाए, क्योंकि जहां 14 सीट पे चुनाव है उनमें से 7 सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली थी 7 लोकसभा सीट पे। गुजरात में उनको 2 सीट जो मैं बताना चाहूंगा, बनासकांठा और आणंद, वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद है। क्षत्रिय जो मूवमेंट रहा रूपाला के बयान को लेकर के, वहां उम्मीद है उनको। यूपी में उम्मीद है। तो कांग्रेस के पास और इंडी गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो पिछला जो उनका स्कोर था 71 खुद का, जो गठबंधन का 75 से ऊपर जा रहा था, वो उस स्कोर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मोटा मोटी। ठीक है हेमंत जी, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से, क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं कहीं ना कहीं कमोबेश आपकी बात से यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सहमत हैं विरमा राम जी, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इस बार के चुनावों में हम देख पा रहे हैं कि आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर जब फर्स्ट फेज का हमने चुनाव देखा उसके बाद से, मैं यहाँ पर पहले बीजेपी की ही बात कर रही हूँ, किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और यहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये कह रही है कि
बौखला गई है बीजेपी, डर गए हैं प्रधानमंत्री और उसी का असर है ये? देखिए मनीष जी, जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन खंड खंड नजर आ रहा है, वो मैं इसलिए मैंने बोला कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और जब इंडी गठबंधन की स्थापना हुई तो कांग्रेस उसको लीड कर रही थी। एक तरह से कांग्रेस एक चूंकि सबसे देशव्यापी पार्टी है, अब जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ के चले जाते हैं, चाहे हम गौरव वल्लभ की बात करें, कल ही राधिका खेड़ा है, वो है, रोहन गुप्ता की बात करें, प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकाल दिया गया, उनको निष्कासित किया गया। तो जिस तरह से कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता जो सालों साल से कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, जनता के सामने सारे न्यूज चैनल्स पर कांग्रेस की बातों को डिफेंस करते थे, तो सारी बातें करते थे, लेकिन आज उनको मजबूर होकर उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस खंड खंड हो गई है, और जब कांग्रेस खंड खंड हो जाती है तो इंडी गठबंधन क्या कर लेगा। अब जिस तरह से लेकिन विमल जी, सिर्फ ये उदाहरण देना कि कांग्रेस पार्टी से कई नेता छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ ये तो लाजिमी नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात कर ली, पिछली कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, तब भी कई ऐसे चौधरी चरण सिंह सरीखी कई नेता रहे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था। इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई थी। नेताओं के छोड़ने से पार्टी कमजोर होती है या फिर जनता का साथ न देने से? नहीं, देखिए पुरानी कांग्रेस और अब जो जिस तरह से कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब जनता साथ कहां से देगी जब आपके बड़े बड़े नेता चैनल पे आकर ये कहेंगे कि हमको इसलिए पार्टी छोड़नी पड़ रही है कि हमको राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी उस आमंत्रण को ठुकराने का जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, हमने इसका विरोध किया और इसलिए हमको मजबूर होकर पार्टी छोड़नी पड़ रही है, हमारी आस्थाएं बहुत ज्यादा उन पर कुठाराघात हो रहा है। जब इस तरह की बातें जब सामने आती है ना तो फिर दिक्कत होती है। और मैं इससे बड़ी बात और है, जब ये भी एक चर्चा है कि प्रियंका गांधी भी इस पक्ष में थी, उन्होंने भी इस बात की वकालत करी थी कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराया नहीं जाए, वहां पर हमको जाना चाहिए, वहां उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और इसलिए राहुल गांधी उनसे भी नाराज हो गए। अब आप देखिए ना, उनको चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है। यानी अब आप पार्टी की बात छोड़े, जब परिवार में इस तरह का डिवीजन हो रहा है, उनको अमेठी रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़ने नहीं दी गए, उनको चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है। और देखिए बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने खड़गे साहब, तब उनको पार्टी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी, तब उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया और बल्कि उनको जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया। तो जिस तरह से पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, क्या हमें बोधन देखने को मिलेगा कि प्रियंका गांधी भी पार्टी छोड़ के और बाहर का रास्ता देख लें? जिस तरह जो मेनका गांधी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की नाराजगी से दूर होकर बीजेपी ज्वाइन की थी, क्या वो रास्ता वो दिन हमको देखने पड़ेंगे? तो ये बहुत गंभीर बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस तरह से खंड खंड हो रही है। परिवार में तीन पावर सेंटर उनके यहां बने हुए हैं। तो जिस तरह की चर्चाएं चल रही है ना, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत रह सकता है। लेकिन क्या इन हरकतों से, राहुल गांधी की इन हरकतों से क्या पार्टी आगे बढ़ पाएगी? और आप देखिए, जो प्रमोद कृष्णन है वो कितना बड़ा आरोप लगाते हैं चैनल्स पर आकर कि जब तक राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी को कोई खड़ा नहीं कर सकता और राहुल गांधी को कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। तो इसके मायने तो ये हुए कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। पार्टी मजबूत होकर, ठीक है, अमेठी में हेमंत जी बात रखिएगा, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये काफी अहम तस्वीरें हो जाती हैं, प्रतीकात्मक तौर पर संदेश देती हुई ये तस्वीरें। और साफ तौर पर किस तरीके से, क्योंकि 7 बजे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 6 बजे तक चलेगी प्रक्रिया ये। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और वोट कास्ट करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री वोटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें और अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज तीसरे चरण का चुनाव है और ऐसे में गांधीनगर भी सीट अहम हो जाती है क्योंकि गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमित शाह को यहां से चुनाव लड़ रहे हैं
तो तीसरे दौर का मतदान है, तस्वीरें आपके सामने। वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे और अब वोट कास्ट कर दिया है प्रधानमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से। ये तस्वीरें आपके सामने। हेमंत जी बने हुए हैं। हेमंत जी अपनी बात आप रखिए। बहुत ही सुखद तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो वो खुद ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सारे कामकाज छोड़कर, सारी व्यस्तताएं छोड़कर वो सबसे पहले अल सुबह मतदान करने पहुंच गए। तो निश्चित रूप से हम सभी को इसी तरह से मतदान के लिए जाना चाहिए। मतदान को एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, एक फेस्टिवल के रूप में हम इसको मनाएं, क्योंकि मतदान हमारी ताकत है। हमें सरकार चुनने का मौका हमें मिलता है। तो ये तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत सीधा संदेश इस तरह से दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से पार्टी और परिवार खंड खंड हो रहा है ना, तो उनको तो आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं है ना। कहां उनको नैतिक अधिकार है इस तरह का? तो ये बहुत लेकिन वर्मा राम जी यहाँ तो जैसे कि खंड खंड की बात कर रहे हैं हेमंत गोयल जी, विपक्ष ये कह रहा है कि नेताओं को डराया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उसी के चलते तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल किया है और अब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी वो भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो राजनीति में चलता रहता। दूसरा, गोयल साहब कह रहे हैं कि नैतिकता, तो नैतिकता कोई राजनीति में ये आदर्श शब्द हैं जो कहे जाने में ठीक लगते हैं, तो बाकी राजनीति में नैतिकता होती नहीं है। राजनीति में तो जो प्रैक्टिकल है, जहां आपके राजनीतिक हित है, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंतर कलह की बात कर रहे थे, तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि लड़ाई, हमारी जो वेस्टर्न राजस्थान, उसमें कहावत है कि लड़ाई टोटे की है। मतलब जो परिवार, जो संस्था संकट में होती है, घाटे में होती है, वहां लड़ाइयां ज्यादा होती है। तो निस्संदेह कांग्रेस पार्टी इस समय संकट में है, नुकसान में है, घाटे में है, तो उसके अंदर लड़ाई भी ज्यादा है, बुराइयां भी ज्यादा नजर आएगी। तो कांग्रेस पार्टी है संकट में, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8,000 नेता राजस्थान से अकेले कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, तो स्थिति खराब है। कल जिस तरह से उनकी मीडिया का एक बड़ा चेहरा रही राधिका खेड़ा, जिस तरह के आरोप लगा रही, हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके व्यक्तिगत हित उसमें इन्वॉल्व थे, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संकट से गुजर रही है। और जैसे इंडी गठबंधन की बात करें तो डे वन से उनके सामने चुनौती थी कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि फेस कौन बने, नीतीश कुमार बने, ममता बने, दोनों उनके साथ रहे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये सर्वाइवल का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अपना जो कहां तक ले जाती है, ये उसके सामने चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 का नारा दे रही है, या जो 303 का जो उनका पिछला स्कोर था, उसको किस तरह से रिटेन करती है, आगे ले जाती है, ये चुनौती होगी। और एक जो ये फेस है, मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा कि इस फेस के साथ ही देश में करीब आधे से अधिक सीटों पर 280 के आसपास चुनाव हो जाएगा। 19 राज्यों में चुनाव पूर्ण हो जाएंगे। तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो फेस है, तीसरा फेस है, ये चुनाव के लिहाज से, देश के आम जो चुनाव है उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है हेमंत जी, जो अभी वर्मा राम जी ने बताया आपने सुना यहाँ पर, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि मुद्दों पर बात कम करने की बजाय राजनीतिकरण हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मसलन बात कर ली जाए अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर आप सुन पाएंगे कि मंगलसूत्र की बात हो रही है, मछली की बात हो रही है, मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन युवाओं की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष क्या रहा है? नहीं, ये बात ठीक है कि मुद्दों की बात उतनी नहीं हो रही है, लेकिन ये बात करना मुद्दों की, तो ये तो सबसे बड़ा धर्म तो विपक्ष का बनता है। जब विपक्ष मुद्दे नहीं खोज पा रहा है, विपक्ष कोई इश्यूज को तैयार नहीं कर पा रहा है, जी विपक्ष का कैसे बनेगा? देखिए, ऐसे बनेगा सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है ना, तो सत्ता में जब बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ वो इश्यूज को ढूंढे ना, वो बताए कि बीजेपी ने क्या नहीं किया। वो तो ये बता ही नहीं पा रहे। अब वो तो आरोप लगाते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी क्या हिंदू नहीं है क्या वो जब उनकी मां का देहांत हुआ तो वो क्यों नहीं वहां पर रुके, क्यों नहीं उन्होंने केस कटवाए? जब इस तरह की उजूल फिजूल बातें विपक्ष के नेता करेंगे, राहुल गांधी करेंगे और नेता करेंगे, या हम लालू यादव की बात करें या और इन लोगों, तो जब मुद्दों से तो ये भटक रहे ना, मुद्दे इनको उठाने चाहिए। अब जब बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो 11वें नंबर पर थे आर्थिक स्थिति में,
अर्थव्यवस्था को लेकर अब तीसरे पायदान पर आने का हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम 5वें पायदान पर हैं। तमाम जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं पर फोकस करके है। वो आज महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि आज बीजेपी ने महिलाओं को सबसे बड़ा वोट बैंक को अपना कोर वोटर बना लिया। तो अब मुद्दे तो कांग्रेस को और विपक्ष को और एनडीए गठबंधन को खोजने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं खोज पाई। तो वही तो कह रही है मुद्दों के बात, वही तो कह रही है कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, रोजगार पे, महिलाओं पे बात नहीं हो रही है। ये तो वही बात हो गई, कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस से सैलरी मांगने के बजाय मैनेजर से कह रहे हैं सैलरी दो। जी जी जी, नहीं ये बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन देखिए ना, अब जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से अपना घोषणा पत्र वो लाए, अब उस घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें उन्होंने करी, या हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में वो इस तरह का एक प्रावधान करने जा रहे थे कि भाई SC ST OBC का रिजर्वेशन कम करके और मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जब इस तरह की बातें कांग्रेस करेगी तो ये तो हिंदू मुस्लिम तो फिर कांग्रेस ने किया ना, फिर उसी तरह से उसी रणनीति के तहत बीजेपी को काउंटर करना पड़ेगा। तो और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा, अब ये बात जरूर है कि बीजेपी ने उसको किस तरह से जनता के सामने पेश किया, ये अलग बात है। लेकिन वो अच्छा, और अगर बीजेपी कोई गलत चीजें सामने रखती है जनता के, तो विपक्ष तो उसका भी काउंटर नहीं कर पाता ना। तो कांग्रेस और विपक्ष तो हर तरह से कमजोर स्थिति में दिख रहा है ना, क्योंकि उनके जब नेता राहुल गांधी जैसे होंगे तो वो स्थिति निश्चित रूप से आएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करेंगे ना, तब तक तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाते रहेंगे और कोई मुद्दों की बात हो भी नहीं पाएगी, यह आप पक्का मान के चलिए। और विरमाराम जी, एक चीज़ जो हमने देखी है, मैं यहाँ पर INDI गठबंधन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जितने भी तमाम दल हैं उनके नेताओं से अगर बातचीत की जाती है कि जनता, आपको क्या लगता है कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि सभी ने अलग अलग तो उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है जनता पर होता हुआ नजर आता है। जनता कहीं ना कहीं ये भरोसा करने से झिझकती है कि पता नहीं किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, कौन होगा चेहरा प्रधानमंत्री का, कहीं ना कहीं ये भी असर डालता है चुनाव में। नहीं, बिल्कुल डालता है। देखो, लीडरशिप, प्रधानमंत्री मोदी का फेस भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। सेकंड, जो राम मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी से जुड़ा हुआ है, और 370 उनका वैश्विक जो परिदृश्य में जो उनका फेस है, विश्व लीडर और तमाम चीजें जो वो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो एक मजबूत फेस है, दूसरी तरफ आपके सामने चेहरा नहीं है, तो ये निसंदेह बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के सामने जाने के लिए कि आप प्रधानमंत्री किसे बनाएं। मीडिया डिबेट्स में गोयल साहब जैसे जो जानकार है वो सवाल उठाएंगे कि भाई साहब, आपके पास तो फेस ही नहीं है, आप चुनाव से पहले आपने 5-6 महीने एक्सरसाइज की, आप फेस नहीं बना पाए। तो चुनाव का जो चुनाव में एक फेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फेस के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, और ये चुनाव निसंदेह मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। पिछला चुनाव भी लड़ा गया, तो ये इंडी जो गठबंधन है उसके सामने कहीं ना कहीं चुनौती थी जिसे वो पार नहीं पार पाए। दूसरा, जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो विकास और जो बुनियादी सुविधाएं, ये तो सत्ता पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है कि इनके आधार पर वोट नहीं मिलते। वोट है वो इमोशंस कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ जुड़ा होता है। तो दोनों जो इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है, उनका पूरा का पूरा जोर कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को इमोशनल कार्ड के जरिए खेलने की कोशिश की गई। भले सत्ता पक्ष हो, भले विपक्ष हो, 400 पार के नारा हो, आरक्षण हो, फिर धर्म की बात हो, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या सभी पॉलिटिकल पार्टीज जानते हैं कि इमोशनल बेस वोट हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है, न कि बुनियादी इश्यू, आधारभूत सुविधाएं, इस तरह के मुद्दे। तो कुल मिलाकर यह है कि हेमंत जी, जैसे कि विरमाराम जी बता रहे हैं कि जैसे जिस बात का जिक्र मैंने भी आपसे किया था शुरुआत में, कि मुद्दों पर बातचीत ना होकर, मुद्दों पर यहाँ पर राजनीति ना होकर, किस तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश न केवल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कर रहे, बल्कि INDI गठबंधन ही करता हूँ। आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे
तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात में लोकतंत्रનો उत्सव છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं
कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुल 11 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। तीसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर आज चुनाव होने जा रहा है। तो असम की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की सीटें हैं। गोवा में, गुजरात में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन तमाम शहरों में चुनाव की प्रक्रिया सुबह से ही लगातार जारी है। और तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मसलन इसमें गांधीनगर सीट सबसे अहम हो जाती है गुजरात की, जहां पर अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उधर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की गुना सीट की, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो कई वरिष्ठ नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान है, विदिशा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल हैं जो कि आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री, उन्हें मैदान में उतारा गया है। उधर डिंपल यादव हैं, मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। सुप्रिया सूले की बात कर ली जाए तो बारामती सीट आती है महाराष्ट्र से, वो चुनाव लड़ रही हैं। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया, जिनके सामने हैं पवार के ही भतीजे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, वो चुनाव लड़ रही हैं। मनसुख मांडविया हैं पोरबंदर सीट से, उन्हें मैदान में उतारा गया है, जिनका मुकाबला यहाँ पर होना है ललित वसोया से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आगे बढ़ते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्हें गुजरात के राजकोट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो भगवा जैकेट में लगातार वो चलते हुए टहलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम भी फॉलो करते हैं उनको, कोशिश करते हैं कि जहां तक वो पैदल चल रहे हैं हम भी उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकें और तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी और बेहद नज़दीकी अमित शाह के साथ टहल रहे हैं। अमित शाह इसी लोकसभा सीट से बीजेपी के दूसरी बार उम्मीदवार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। दोनों की, मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो और ये तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनके साथ है, आगे बढ़ते हुए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपनी इंग्ड फिंगर वो दिखाते हुए, और ये संदेश तस्वीरें दे रही हैं साफ तौर पर कि वोट जरूर कास्ट करिए, आपका एक एक वोट काफी अहम हो जाता है। और एनडीटीवी राजस्थान भी कह रहा है भले ही मतदान कीजिए, यानी कि मतदान कीजिए लेकिन जरूर मतदान कीजिए। ये अपील एनडीटीवी भी कर रहा है, दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए और वोट कास्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट काफ़ी अहम हो जाता है। और यही अपील भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। तो गांधीनगर सीट जहां पर अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और उनके साथ इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। तो इस सीट पर अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गांधीनगर सीट साल 1989 से बीजेपी के पास रही है। वोट करने के बाद जो लोगों से मिलना है उनका, देखिए आप यहाँ पर रुके, लोगों से हाथ मिला लिया। जहाँ बच्चे और महिलाएं होते हैं वहाँ वो ज़रूर वो ठहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चे आने वाले भविष्य में उनकी पार्टी के लिए वोट बैंक बन सकते हैं। और इस समय सबसे बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी का, वो महिलाएं हैं। 50% की आबादी में उनका जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा है। उनको महिला मतदाताओं का वोट उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए इस बार उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया, जो
महिलाओं ने उनको प्रेम और स्नेह दिया, उसका जो है राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने उसकी वापसी की है वो महिलाओं को 33% आरक्षण देके की है। और जो आकर्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देखिए अब ठहर गए हैं फिर से एक बार और लोगों के साथ वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास है और ये भीड़ जो है उनको आकर्षित करती है क्योंकि यही वो भीड़ है जो उनके लिए वोट करती है। और ये जो वोट है वो बहन जी एक बार निकल जाने दीजिए, आइए। और देखिए हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीक तक जा सकें और उनको नज़दीक से कवर कर पाएँ। ये देखिए तस्वीरें हम आपको सबसे नज़दीक से दिखा रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के उस पार हैं और टहलते हुए वो लोगों से अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम भी इन तस्वीरों को सबसे एक्सक्लूसिव अंदाज में एनडीटीवी के दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ सड़क पर टहल रहे हैं, लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वहीं पर हम भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों में देखिए आप, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिर्फ एनडीटीवी पर हैं। इसी सड़क में खुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टहल रहे हैं और हम भी यहीं पर हैं। हम ये देखिए लोगों का उत्साह, देखिए लोगों का जो उत्साह है वो ज़बरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ एक बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया है और बच्चे को गोद में उठा के उसको खिला रहे हैं। स्थानीय लोग जो है उनके साथ हाथ जोड़कर वहाँ खड़े हुए हैं। ये तस्वीर बेहद ख़ास है। ये देखिए उसको बच्चे को साहस देने के लिए जब जोर जोर से गाया जाता है गोद में, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं, उसकी माताजी से बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाद में इनसे बात हो पाए हमारी और हम ये जो बातचीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ये बातचीत है उसको लोगों तक पहुंचा पाएँ कि जो बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या है। और देखिए बहुत आराम से मंद गति से टहलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ साथ टहल रहे हैं। उनका लोकसभा क्षेत्र है ये और ऐसी सूरत में वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, दूसरी बार जीत रहे हैं। और देखिए गृहमंत्री अमित शाह ने हमारा भी अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाया। ये स्थानीय कलोल के विधायक हैं हर्षद भाई जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें केवल एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर हैं जहां प्रधानमंत्री टहलते हुए लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम भी टहलते हुए उनके साथ उनकी कवरेज कर रहे हैं। और देखिए जो बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड के दूसरी तरफ लोग भागते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ठहर गए हैं, गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर स्थानीय कलोल के विधायक भी हैं। अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अपनी गाड़ी में बैठकर सवार होकर यहाँ से निकलने वाले हैं ताकि वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए जा सकें। और हर्षद भाई यहाँ पर हैं, स्थानीय कलोल के विधायक हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से साबरमती के विधायक हैं, हाँ। और गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर उनको यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए रवाना करते हुए, और ये तस्वीरें एनडीटीवी पर बेहद खास हैं। ये देखिए आप चारों तरफ आपको नज़ारा दिखाते हैं ऊपर का। लोग ही लोग छज्जों पर, बालकनी में, खिड़कियों पर तैनात हैं और वो लगातार वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर अभिवादन करते हुए देख रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए हैं अपने अगले गंतव्य के लिए। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं। स्थानीय क्या बातचीत हुई थी और वो बातचीत में उन्होंने बच्ची की माँ से क्या बात की। छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ वो यहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इस भीड़ में, वो मिल जाए तो हम उनके साथ
बात कर पाए। और ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं और उससे पहले एक तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बच्चों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं और क्योंकि यहाँ पर आरक्षण भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है महिलाओं को। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, हेमंत गोयल जी बने हुए हैं और वर्मा राम जी लगातार बने हुए हैं। वर्मा राम जी, आप ही के पास आते हुए, ये आरक्षण जो बीजेपी ने दिया है महिलाओं को और जिस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हमने कई काम भी किए हैं, क्या ये जो आरक्षण वाला दाव है ये चुनाव में काम आएगा सरकार के? वर्मा राम जी लगातार अभी लगता बने हुए नहीं है। मैं हेमंत जी आपके पास आ रही हूँ यही सवाल लेते हुए कि जो आरक्षण का दाव यहाँ पर सरकार ने खेला है, जो मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, क्या ये जीत की हैट्रिक लगा पाएगा बीजेपी की? देखिए मानी जी कि आरक्षण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, लेकिन अभी जो हम तस्वीरें देख रहे थे ना, उनका मैं जरूर यह जिक्र करना चाहूंगा। आज नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता हैं, तो वो ऐसे ही नरेंद्र मोदी नहीं बन गए। अब देखिए ना, इतना व्यस्ततम समय और जिस तरह सहज भाव से वो बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, लोगों के हाथ पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं और देखिए बच्चों को दुलार कर रहे हैं, गोदी में ले रहे हैं। तो जिस तरह सहज भाव से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं ना, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज वो गुजरात में है, अहमदाबाद में, तो वो गुजराती भाषा में नेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं और देखिए वो बार बार ये अपील करते हैं कि भाई मीडिया कर्मियों को दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि एनर्जी बनी रहे। अब ये बहुत छोटी सी बात है और एक प्रधानमंत्री को कहने की बात नहीं है, लेकिन वो ये अपील करते हैं तो सीधा सीधा लोगों से जिस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से लोगों के दिलों में वो अपनी जगह बना लेते हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। ये उनको नरेंद्र मोदी के मुकाम तक पहुंचाने वाली ताकतें हैं, बातें हैं। तो अब हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो ये आजादी के बाद कांग्रेस केवल देने की बात करती रही, लेकिन बिल को अटकाए रखा और उन्होंने इस बिल को पास किया और अब उनको आरक्षण का रास्ता प्रशस्त हो गया। तो उन्होंने ये जो आधी आबादी है ना, उस आधी आबादी को जिस तरह से साधने का प्रयास किया है, जिस तरह से उसको मजबूती देने का प्रयास किया है, जिस तरह से उसको सशक्त बनाने का महिलाओं को प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, ये 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है, अब की बार 400 पार, ये नारा कैसे मुकम्मल होगा? क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो वोटिंग रेशो निकलकर सामने आया है हेमंत जी, क्योंकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम आता है तो कांग्रेस के फेवर में जाता है और ज्यादा आता है तो बीजेपी के फेवर में जाता है। मैं सवाल आपसे करूंगी, आप बताइएगा मुझे, लेकिन उससे पहले हम बताते चले, ये 6 तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो अमित शाह ने साफा पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत किया और उसके बाद आप देख पाएंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और उसके बाद सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए फिर बच्चों से मिले, उन्हें ऑटोग्राफ दिया प्रधानमंत्री ने, उन्हें गोद में उठाया और उसके बाद वोट कास्ट भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसी से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हेमंत जी जवाब दीजिए। जी हेमंत जी बताइए। जी आप क्या पूछ रहे थे, क्या प्रश्न दोहराएं? सवाल मेरा ये था कि बीजेपी की ओर से नारा दिया जा रहा है 400 पार, ये कैसे मुकम्मल होगा? देखिए ये मुश्किल रहा जरूर है, 400 पार करना निश्चित रूप से मुश्किल है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 370 बीजेपी को का जो नारा उन्होंने दिया, वो एक तो ये उसके पीछे रणनीति थी कि चूंकि 370 धारा को हटाया तो वो एक लोगों से कनेक्ट होने का एक ये विषय था। ठीक है। और बीजेपी ने बहुत ही राजनीतिक रणनीति खेलते हुए लोगों का ध्यान इस बात से हटा दिया, क्योंकि ये नारा आने के बाद
चर्चाएं ये नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी नहीं बनेगी, अब चर्चाएं ये हुई कि 400 पार कैसे हो पाएगा, 370 कैसे मिल पाएगी। यानी वो डिबेट ही उन्होंने खत्म कर दी कि बीजेपी की सरकार अब तीसरी बार बनेगी या नहीं बनेगी। ये बात तो वो सारे राजनीतिक विश्लेषक, तमाम विपक्ष के नेता ये मानकर बैठ गए कि तीसरी बार तो सरकार बन ही रही है। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी को भी संभवतः पता होगा। हालांकि जिस तरह से हिंदी पट्टी राज्यों में एक चुनौती इस बात की है कि 2019 में जितनी सीटें मिली, क्या वो सीटें वो उतनी रख पाएंगे, और उसकी भरपाई उन्होंने साउथ से भी करने की कोशिश की है, पश्चिम बंगाल से भी करने की कोशिश की है। नॉर्थ ईस्ट में सिमटी हुई है, हिंदी पट्टी के राज्य हैं, वहां बात कर ले तो वहां निश्चित तौर पर बीजेपी का जनाधार है, लेकिन साउथ की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी तो है ही नहीं। नहीं, इस सिलसिले पश्चिम बंगाल में वो प्लस करने जा रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन ये बात आप पक्की मान के चलिए कि 400 पार तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल रहा मुझे लगती है बीजेपी की। ठीक है, वर्मा राम जी, यही सवाल आपसे मेरा रहेगा, आपको लगता है कि ये 400 पार का नारा दिया जा रहा है मुकम्मल होगा? क्योंकि अगर मैं हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात कर लूं तो राजस्थान में हमने देखा वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले काफी कम, 5 से 6-7% तक का डिफरेंस निकल कर आया है। राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश का कमोबेश यही हाल निकल कर सामने आया है। तो क्या लगता है आपको? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही है। बार मणि जी सवाल अपना दोहराएं प्लीज। वर्मा जी, सवाल मेरा ये है कि 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, हालांकि हेमंत जी कह रहे हैं कि मुश्किल डगर नजर आती है ये 400 पार के जो नारा दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, थोड़ा सा तो कठिन है। देखिए, मैंने पहले भी कहा और हेमंत जी भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडी गठबंधन के लिए होने के लिए कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अमित शाह खुद स्वीकार कर चुके हैं एक इंटरव्यू में कि राजस्थान में उनको 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा मोटा नुकसान कहीं ना कहीं हर स्टेट में, हर स्टेट नहीं कहें तो करीब 75% जो हिस्सा है देश का, उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। तो इस छोटे मोटे नुकसान की वजह से जो उनका 400 पार का नारा है वो फिलहाल तो इस आम चुनाव में तो असंभव है। 400 पार का नारा इस आम चुनाव में असंभव बताया जा रहा है। लेकिन इस दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए हेमंत जी, मैं बात कर रही हूँ विपक्ष की और खास तौर पर बात कर रही हूँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, मैं बात कर रही हूँ हेमंत सोरेन के, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया, ये विपक्ष कह रहा है। तो आपको क्या लगता है जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष पार्टी की ओर से कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया जा रहा है, इसका क्या संदेश चुनाव में असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो वो क्या किस नैतिकता की बात वो करती है। जिस कांग्रेस के लिए वो सबसे ज्यादा वो विरोध करते थे, शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, तमाम कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की लिस्ट वो जेब में लेके घूमते थे, बड़े बड़े आरोप वो लगाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद करके वो सत्ता में आए और तमाम उनके मंत्री एक एक करके जेल जाते रहे और उनको खुद को भी जेल जाना पड़ा। तो वो नैतिकता की और भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। और साबित नहीं हुआ ना अभी हेमंत जी, अभी तो आरोप लग रहे हैं, साबित कहाँ हुआ है? नहीं, आरोप लग रहे हैं लेकिन उनकी बेल भी नहीं हो पा रही ना, उनकी बेल भी नहीं हो पा रही। अगर आरोप अगर संगीन नहीं होते, अगर फाइन पर कुछ इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो उनको बेल मिल जाती ना, इतने लंबे टाइम तक वो जेल में नहीं कर दिया ना हेमंत जी, कानून में संशोधन भी तो हुआ है। पहले कुछ और था, पीएमएलए कानून था, आपको पता होगा, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। नहीं, अब आप देखिए ना, झारखंड में मंत्री के यहाँ मिलना पैसा एक अलग बात है, मंत्री की पीए के नौकर के पास 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो अब ये तो बीजेपी ने जाके तो नहीं रख दिए ना, बीजेपी ने थोड़ी वो जाके रख दिए, पैसे तो मिल रहे हैं ना कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, कांग्रेस के मंत्रियों के यहाँ, कांग्रेस के मंत्रियों के पीए और उनके नौकरों के करोड़ों रुपए की अकुत संपत्ति मिल रही है। तो ये सब क्या है? वो जो साहू की हम बात करते हैं वहां पर कितने करोड़ों रुपए वो मिले, तो ये तो जनता सब समझ रही है ना। अब बार बार जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि साहब ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों ईडी का चाबुक चल रहा है, सीबीआई का चाबुक चल रहा है? क्या जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ सुथरे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
वो ये नहीं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग भ्रष्ट हैं, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की बातें बनती है, तो क्यों नहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है? क्यों नहीं वो इस तरह के दस्तावेज सामने लाती है? क्या उनके पास इस तरह का होमवर्क नहीं है क्या? वो होमवर्क करें, वो तैयारी करें, वो इन नेताओं के सामने कोई भ्रष्टाचार की चीज है वो सामने लेके आए। अब हम राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ तो उनकी ओएसडी बोल रहे हैं ना, जो ओएसडी उनके साथ 5 साल साथ रहे लोकेश शर्मा, वो उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में अशोक गहलोत सरकार की लिप्तता थी। वो खुद सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, अशोक गहलोत पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर भजन लाल सरकार चाहेगी तो वो उसको सबूत देने को तैयार हूं। और इसके साथ ही बी और सोनी जो डीजीपी रहे कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत के बहुत पसंदीदा अफसर होते थे, वो सीधा सीधा अशोक गहलोत पर आरोप उन्होंने लगाया कि भाई अशोक गहलोत तो खुद गृह मंत्री थे, गृह मंत्री होते हुए भी वो इस तरह के प्रकरणों में मीटिंग तक बुलाना उचित नहीं समझते थे। वो अपनी ही सरकार के एमएलए के डिप्टी सीएम के खिलाफ फोन टेपिंग करवा रहे थे। तो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात जो कांग्रेस के नेता करते हैं, वो तो उनके खिलाफ भी इस तरह के आरोप सामने आ गए ना कि वो खुद अपने सरकार के एमएलए के अवैध तरीके से फोन टेपिंग करवा रहे थे। तो ये तमाम तरह के आरोप इस तरह के जो आ रहे हैं, तो उनको कोई इस तरह का हक है नहीं। और जनता समझ रही है ना कि किस तरह से 5 साल ये लड़ाई लड़ते इनकी निकल गई अशोक गहलोत सरकार की, और आज भी वो अदावत जारी है। आज भी उनकी जो 4, 5, 6 सीट जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी है, हम चाहे झुंझुनू की बात करें ब्रजेंद्र ओला, वो सिटिंग एमएलए है, चाहे हम दौसा की बात करें मुरारी लाल मीणा, वो सिटिंग एमएलए है, चाहे हम अलवर की बात करें ललित यादव, वो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है, और चाहे हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, वो सिटिंग एमएलए है हरीश मीणा। ये तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर स्टार प्रचारकों को आने नहीं दिया गया। और दूसरे चरण के मतदान में तो इनके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी, कोई भी यहां पर प्रचार करने नहीं आया। मेवाड़ बांगड़ की तमाम सीटों पर कोई प्रचार करने नहीं आया। बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक प्रचार करने आए। तो जिस तरह से इनकी पार्टी में बिखराव हो रखा है, दिशाहीन पार्टी होकर काम कर रही है। ठीक है, यही सवाल लेते हुए